आप लोगों को, जैसा कि जो लोग पढ़ रहे हैं वीडियो से उनको ज्ञान तो होगा कि जो इस वर्ष के लिए आपके लिए पाठ्यक्रम इतिहास का रखा गया है वो पढ़ाकर कुछ जो है प्रश्न देकर उसके उत्तर मांगकर आपसे, और फिर आपको प्रश्न उत्तर भेजकर नोट्स बनाने के लिए लगभग इतिहास का कार्य संपूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया है पठन पाठन का। लेकिन मुझे ये देखने को मिला कि बहुत कम लोग, जो संख्या अधिकतम 10 से 20% हो सकती है, उसका उत्तर दे रहे हैं या भाग ले रहे हैं टेस्ट में, जो भी टेस्ट हम आपसे लेते हैं। आप इसका ये बात तो ध्यान रखिए कि जो लोग टेस्ट में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से जब भी प्रोजेक्ट वर्क होगा उसका प्रभाव निश्चित रूप से जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनका बेहतर होगा। इसलिए आपसे बार बार पहले बता दिया गया था कि ये प्रोजेक्ट टेस्ट, ये जो चूंकि यह चल रहा है तो इस टेस्ट का माने प्रोजेक्ट वर्क में भी है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। चूंकि अब आपको पता भी है, सबको पता है कि सामाजिक विज्ञान में 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। क में 2 पार्ट होता है, इतिहास और नागरिक शास्त्र। खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र। जैसा कि खंड क के एक पार्ट को हमने समाप्त कर दिया है, इतिहास पार्ट को, यानी दूसरा पार्ट बचा हुआ है राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, जिसे आप कहते हैं सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के भी नाम से अब जाना जाता है, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में भी आपको इस साल सिलेबस कम किया गया है 30%, लेकिन फिर भी आपको पहला पार्ट सत्ता की साझेदारी पढ़ना है, पावर शेयरिंग पढ़ना है। क्योंकि 9th में जब आप आए थे पढ़ने यहाँ, तभी हमने नागरिक शास्त्र क्या होता है, उसके विषय क्षेत्र क्या हैं, कैसे वो अस्तित्व में आया, ये सारी बातें आपको 9th में मैंने बता दिया था। इसलिए अब विषय वस्तु के रूप में अब यहां नहीं बताया जाएगा, सीधे हम सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग पर आएंगे। क्योंकि आज के वर्तमान समय में हम जानते हैं कि दुनिया के अधिकांश देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है, और लोकतंत्र में पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी है। यह पावर शेयरिंग 2 रूपों में होती है। ये जो है सत्ता की साझेदारी 2 रूपों में होती है। एक रूप होता है सामाजिक और एक होता है सरकार के अंगों के रूप में। क्योंकि आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों के बीच लोकतंत्र में सत्ता का जो है साझेदारी होती है। ये अंग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो एक तो सत्ता का जो बंटवारा कह लीजिए या साझेदारी कह लीजिए इन 3 अंगों के बीच। एक ये भी होता है कि इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या मुख्य रूप से कार्यपालिका व्यवस्थापिका को ही देखा जाए, इसमें जो सदस्य जाते हैं या कार्य करते हैं वो समाज के किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी एक बात आती है। किसी देश में कई वर्ग समाज के निवास करते हैं, उसमें कोई वर्ग बहुसंख्यक हो सकता है, कोई वर्ग अल्पसंख्यक हो सकता है, यानी किसी वर्ग की संख्या ज्यादा हो सकती है, किसी वर्ग की संख्या कम हो सकती है। अगर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता तो भी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अगर नहीं है तो वह लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में पड़ता है और उसमें गतिरोध उत्पन्न होता है। और सत्ता की साझेदारी ठीक रूप से है
तो उसमें गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। इन्हीं बातों को जब हम आगे चलेंगे तो बताएंगे कि सत्ता की साझेदारी को कैसे ऊर्ध्वाधर बांटा गया है और कैसे क्षैतिज बांटा गया है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन चूंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बीच सत्ता की साझेदारी आवश्यक है और समाज के लगभग सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अगर कई वर्ग हैं समाज में तो। चूंकि यह प्रश्न आया कहां से, क्योंकि समाज में जितने वर्ग होते हैं उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का विरोध किया कि किसी एक वर्ग का इन पर जो है अधिकार हो। इसलिए यहीं से बात उभरी और सामने आई। इस बात को समझने के लिए अगर इस बात को हमको पढ़ना है, क्योंकि लोकतंत्र पहले जैसा शासन तंत्र तो है नहीं, पहले तो कुलीन तंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, तो वहां तो सत्ता की साझेदारी एक वर्ग विशेष का ही होता था। लेकिन जब लोकतंत्र को अपनाया जाता है तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का होना आवश्यक है। और इस क्रम में दो देशों की कहानी हम बताएंगे आज आपको। एक बेल्जियम की कहानी बताएंगे और एक श्रीलंका की कहानी बताएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेल्जियम ने, थोड़ा सा समझ लें यहां पर, बेल्जियम ने अपने यहां के लोगों को सत्ता की साझेदारी में भागीदार बनाया, यानी उचित प्रतिनिधित्व दिया, तो वहां लोकतंत्र सफल हुआ। वहां किसी प्रकार का तनाव नहीं उत्पन्न हुआ, वहां के लोगों के बीच कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन ठीक इसके विपरीत श्रीलंका में इसके विपरीत कार्य हुआ। बहुसंख्यक वर्ग सत्ता पर काबिज हुआ, अल्पसंख्यकों का अवहेलना किया गया, सत्ता से दूर किया गया, जिसके कारण श्रीलंका में नागरिकों के बीच युद्ध की स्थिति हुई, गृह युद्ध उत्पन्न हुआ और वहां लोकतंत्र खतरे में पड़ा, संघर्ष हुआ। यही दो उदाहरण हम आज बताएंगे आपको, जिससे आपको इस बात को समझ में आएगी। मैंने तो संक्षिप्त में आपको बताया ये कि दोनों में अंतर क्या है, कि एक अगर सत्ता की साझेदारी दिया आपने तो लोकतंत्र सफल हुआ, और जहां लोग सत्ता की साझेदारी नहीं मिली वहां लोकतंत्र असफल हुआ। इसलिए दो देशों के भिन्नात्मक हमने कहानी उठाई, एक बेल्जियम की उठाया गया है और एक श्रीलंका का, कि बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी हर वर्ग को मिला तो वहां लोकतंत्र सफल हुआ, और श्रीलंका में सत्ता में सभी वर्ग को साझेदारी नहीं मिला तो वहां एक तरह से लोकतंत्र असफल हुआ। ये बात इससे सिद्ध करनी है, इस कहानी को बता। अब चलिए, कहानी बतानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। और देश कितना बड़ा है आपको बता दें कि भारत के हरियाणा प्रांत की जो आबादी है, जो उसका क्षेत्रफल है, दोनों में से ही छोटा ही होगा बेल्जियम। कितना छोटा है। इसकी जो सीमाएं हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से सटती हैं इसकी सीमाएं। अब बात आपसे करें कि बेल्जियम की जातीय जो बनावट है वो मुख्य रूप से दो जात के लोग रहते हैं भाषा के आधार पर, एक फ्रेंच बोलने वाले और एक डच भाषा बोलने वाले। ये दो तो मुख्य रूप से, और कुछ लोग 1% लगभग जर्मन भाषा बोलने वाले रहते हैं। तो उनको तो चलिए 1% वालों की बात नहीं हम करते, लेकिन दो लोगों जो मुख्य हैं डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले। जरा इनकी बात हम बता दें। लगभग फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग, पूरी आबादी का अगर देखा जाए, जो उनका मुख्य निवास क्षेत्र था फ्लेमिश क्षेत्र था, उसमें लगभग 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, जिनका मुख्य निवास क्षेत्र फ्लेमिश क्षेत्र था। इसी तरह से बेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक लोग रहते हैं,
जो पूरा बेल्जियम का अगर देखा जाए तो 40% आता है, यानी 59% जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, 59% डच भाषा और 40% फ्रेंच भाषा, ये, और यहीं आप जान लीजिए 1% जर्मन भाषा लोग बोलते हैं। ये तीनों बात याद रखिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इनकी बनावट को मैं बता रहा हूं। बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स राजधानी थोड़ा, लेकिन वहां का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। वहां जो है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। वहां थोड़ा अलग है, उल्टी स्थिति है, यानी वहां बहुसंख्यक जो है फ्रेंच भाषा के लोग हैं और अल्पमत में जो है डच भाषा बोलने वाले हैं। जरा इन बनावट को देखकर लगता होगा आपको, अगर पूरे हम बेल्जियम की बात देखें तो डच भाषा के लोग बहुसंख्यक कहलाएंगे और फ्रेंच भाषा के लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अब इस आधार पर अगर देखा जाए, कहा जाए तो अगर यह सत्ता पर काबिज हो जाएं, इनको भागीदारी न दें, तो निश्चित रूप से संघर्ष होगा, निश्चित रूप से संघर्ष होगा। ये अपनी अधिकार के लिए लड़ेंगे और गृह जैसी स्थिति हो जाएगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए क्या कहा, ये स्वभाव था। चूंकि एक स्थिति और थी, उसको भी बताना यहां जरूरी है। ये जो फ्रेंच भाषी थे, ये आर्थिक रूप से मजबूत थे, ये आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसलिए और संघर्ष की स्थिति, यानी स्थिति बराबर किया जा रही है। ये बहुसंख्यक तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये थोड़ा कम तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत हैं। स्वाभाविक है कि अगर दोनों को 1950 से 1960 के बीच, 50 से 60 के बीच, दोनों के बीच ऐसी स्थितियां आई भी कि दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि ये लोग हावी हो रहे थे फ्रेंच भाषा के लोग, इसलिए तनाव होना स्वाभाविक था। इस कारण यह एक बहुत जटिल समस्या की तरफ जा रहा था देश बेल्जियम, और बहुसंख्यक होते हुए भी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनको लगता था कि हमारी तो, हम खुद ही अल्पमत में हैं। इसलिए 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम सरकार ने, बेल्जियम की व्यवस्थापिका ने 4 महत्वपूर्ण संशोधन किए, और संशोधन करके सत्ता की साझेदारी में सबका जो है हिस्सेदारी दिया। और इसी कारण वो 4 संशोधन बताएंगे हम क्या क्या किया, और उसका एक प्रबुद्ध कि न कभी गृह युद्ध हुआ, न तो लोगों के बीच तनाव हुआ, न तो गतिरोध हुआ, ये सारे गतिरोध दूर हो गए। पहला क्या किया, बेल्जियम के संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया कि दोनों लोगों, जो भी सरकार बनेगी उसमें जो मंत्रियों की संख्या होगी वो बराबर बराबर होगी, डच की भी और फ्रेंच की भी। पहला तो यह परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन उसी में यह हुआ कि यदि कोई कानून बनता है, विशेष कानून देश के लिए, तो दोनों लोगों की सहमति अनिवार्य होगी, यानी दोनों प्रतिनिधियों की सहमति क्या होगी, अनिवार्य होगी, दोनों पक्ष में होंगे तभी बनेगा। कोई भी एक समुदाय चाहे कि हम निर्णय लेकर बना दें तो ये संभव नहीं होगा। जैसे भारत में भी है उसी प्रकार से वहां भी संघीय सरकार है, इसलिए राज्यों को केंद्र सरकार से स्वायत्ता दी गई। स्वायत्ता का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में काम करेगी और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में जो अधिकार दिए जाएंगे उसके अंतर्गत काम करेगी, यानी जो क्षेत्रीय कह लीजिए या राज्य सरकार कह लीजिए, उन राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में पूर्णतः अधिकार होगा। तीसरा, ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहां अलग सरकार है, और दोनों समुदायों में, दोनों समुदाय
ब्रुसेल्स में जो सरकार बनेगी वहां, चूंकि वहां की स्थिति ये है 80% फ्रेंच और 20% डच, लेकिन वहां भी दोनों समुदायों के बीच बराबर बराबर प्रतिनिधित्व होगा उस सरकार में भी। और अंतिम बात, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलावा जैसे हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन में नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत होती है, वहीं उसी प्रकार वहाँ एक सामुदायिक सरकार बेल्जियम में है। लेकिन बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है वो छोटे स्तर पर है, और छोटे स्तर पर है इसलिए चूंकि एक क्षेत्र में एक ही विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई। वहाँ तो उस क्षेत्र के उस समुदाय के लोग ही अपना शासन में भागीदारी करेंगे, और वह 3 क्षेत्र शिक्षा, भाषा और संस्कृति, इस पर जो है सामुदायिक सरकारें काम करेंगी, ये बात कही गई। और इसका परिणाम ये निकला, इस व्यवस्था का ये परिणाम निकला कि यह व्यवस्था, यह मॉडल दुनिया में बहुत ही सफल मॉडल कहलाया, क्योंकि बेल्जियम में न तो गृह युद्ध हुआ, न तो लोगों के बीच तनाव समाप्त हो गया। यह बहुत बड़ा मॉडल, बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए एक स्पष्ट जो स्वरूप पैदा किया। और यही नहीं, यूरोपीय देशों ने जब संघ बनाया तो जानते हैं संघ में ब्रुसेल्स को अपनी राजधानी बनाई यूरोपीय संघ ने, इस मॉडल के कारण ही। तो ये एक उदाहरण से मैंने एक मॉडल बताया। अब चलिए दूसरे मॉडल की तरफ चला जाए, बेल्जियम से हटा जाए, श्रीलंका की कहानी पढ़ा जाए। श्रीलंका की कहानी पढ़ा जाए। श्रीलंका तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आपका पड़ोसी देश है। भारत के दक्षिण में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, जो द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। द्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो जल से चारों तरफ से घिरा हो, उसे द्वीप कहा जाता है। श्रीलंका की स्थिति भी यही है कि वो जल से चारों तरफ से घिरा है, इसलिए उसे हम द्वीप कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि हमारा दक्षिण का भाग जो तमिलनाडु प्रदेश है, उसके ठीक नीचे जो है यह है श्रीलंका। अब श्रीलंका की स्थिति क्या है सामुदायिक सामाजिक रूप से? भाई वहां 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 मुख्य। एक है सिंघली। सिंघली पूरी जनसंख्या का 74% सिंघली हैं। सिंघली पूरी जनसंख्या का 74% क्या है? सिंघली है। और पूरी जनसंख्या का 18% तमिल है, और 7% जो है ईसाई हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। इसमें जो है बौद्ध धर्म वाले हैं, और ईसाई तो ईसाई धर्म वाले हैं, ये आप जानते हैं। सिंघली बौद्ध धर्म को मानते हैं, तमिल में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, ईसाई ईसाई धर्म वाले हैं। अब जरा, और भाषा के रूप में तमिल तमिल बोलते हैं, सिंघली सिंघली बोलते हैं, और ईसाई सिंघली और तमिल दोनों बोलते हैं। अब जरा आइए, तमिलों में भी 2 स्वरूप बटा हुआ है। कुछ भारतीय तमिल कहलाते हैं तो कुछ श्रीलंकाई तमिल कहलाते हैं। अब जरा ये बात समझ में नहीं आती, क्यों भारतीय और क्यों जो है ये स्थिति है। लगभग ये जो 18% हैं, इनमें 13% मूल निवासी हैं। कहां के? श्रीलंका के। 5% भारतीय हैं। भारतीय कौन है? जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में श्रीलंका में काम करने गए और वहीं बस गए, उनके वंशज जो है, उनके जो पूर्वज वहीं बस गए और उनसे उत्पन्न हुए जो तमिल हैं, वो भारतीय कहलाते हैं, भारतीय मूल के, वो लगभग 5% है। लेकिन श्रीलंका में क्या इस स्ट्रक्चर में सबको जो है सत्ता में साझेदारी मिली है? तो नहीं। वहां बहुसंख्यकवाद चला। क्या चला? बहुसंख्यकवाद चला, यानी सिंघलियों को ही केवल
अगर कहा जाए एक रूप से, तो सिंघलियों को ही केवल प्रतिनिधित्व मिला या सत्ता में उनकी ही साझेदारी मिली, इसलिए वहां गृह युद्ध होना स्वाभाविक था। क्योंकि देश पे शासन करना, अपनी इच्छाओं के अनुसार जो है सारा कार्य करना, तमिलों का, ईसाइयों का अवहेलना करना, ये उनकी आदत थी। वो अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि इससे इसका परिणाम क्या निकला, क्योंकि बौद्ध धर्म को ही वो बढ़ावा देते थे। यहां तक कि बौद्ध धर्म को वो घोषित कर दिया गया था कि यह जो है राजधर्म है। अब आइए बात करते हैं कि तमिलों का परिणाम, भाई इस व्यवस्था का परिणाम तो यही एक ही था ना कि संघर्ष होना स्वाभाविक है, और संघर्ष हुआ भी। तमिलों का संघर्ष कैसे शुरू हुआ? इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और राजनीतिक पार्टी बनाकर तमिल को अपनी तरफ से राजभाषा घोषित किया तमिलों ने। यही नहीं, लेकिन चाहे हर जगह हो, रोजगार में हो, शिक्षा में हो, हर जगह इनकी मांगों की अनदेखी होती रही तमिलों की, और उसका परिणाम बहुत ही कठोर निकला। क्योंकि 1980 में तमिलों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है लिट्ठे। आप सुने होंगे भी, इस कहानी को तो आप जानते भी होंगे, अगर टीवी देखते होंगे, समाचार सुनते होंगे। 1980 में लिट्ठे नामक संस्था बनी, और वह संस्था जो बनकर उसने अपने को अलग सरकार चलाने की बात की कि हमारी सरकार अलग होगी, किससे? सिंघलियों से। अब तो ये सीधे सीधे जो है संघर्ष का रूप ले लिया कि एक सरकार के पैरेलल दूसरी सरकार एक देश में आ जाए, और यह जो परिवेश उत्पन्न हुआ वह गृह युद्ध का रूप ले लिया, और संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो निश्चित रूप से गृह युद्ध की भी उत्पत्ति हो गई और लोगों के बीच तनाव भी हुआ। अब इससे आप कह सकते हैं कि जहां ऐसी स्थिति होगी वहां लोकतंत्र किस स्तर पर पहुंच जाएगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। कितने लोग देश छोड़कर भी जाने को गृह युद्ध से शरणार्थी बनकर रहना नहीं पसंद करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों देशों की घटनाओं को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि लोकतंत्र में यदि सत्ता की साझेदारी सही से होती है तो लोकतंत्र के लिए उतना ही सफल बनाने में वो कारगर होता है। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होती है समाज की, तो निश्चित रूप से वहाँ तनाव और संघर्ष उत्पन्न होता है, जिससे लोकतंत्र भी खतरे में पड़ता है। यानी मैं 2 उदाहरण दिया, एक बेल्जियम का। बेल्जियम में देखा आपने लोकतंत्र किस तरह से सत्ता की साझेदारी के कारण स्वर्णिम युग उसका आया, और आपने इसी रूप में देखा कि श्रीलंका में जो है सत्ता की साझेदारी नहीं हुई समाज में, तो वहां जो है तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। अब कल बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी वास्तविक रूप में होती क्यों, उसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।